नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। आज बात करने वाले हैं मायावती आकाश आनंद की। जिस तरीके से मायावती इस बार के लोकसभा चुनाव में एक्टिव नजर आ रही है, लगातार जनसभाएं कर रही हैं। जौनपुर, मिर्जापुर, मुरादाबाद तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर मायावती ने अपना परचम लहराया है। लेकिन इस बार उनका कितना जनता के ऊपर जाकर कहीं ना कहीं इमेज जो उनकी मायावती की पहले थी, क्या उसकी छवि जनता के ऊपर पड़ी या नहीं। इस बार के लोकसभा चुनाव में मायावती किस तरीके से अपने वादों को जो करती हुई नजर आई है, क्या अगर वो सीटों पर जीत हासिल करती है तो क्या जनता को अपने वादों को पूरा करते हुए नजर आ पाएंगी। ये तमाम तरीके के सवाल है। या फिर आकाश आनंद को लेकर जिस तरीके से कई तरीके की कयासबाजी चलती हुई नजर आ रही है कि आकाश आनंद दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे, या फिर आने वाले दिनों में हो सकता है कि मायावती उनको उनकी जिम्मेदारी लौटाते हुए नजर आए। इन तमाम मुद्दों पर आज बात करेंगे। इन्हीं सब बातों के लिए हमारे साथ आज श्रुति मौजूद है। इनसे जानते हैं कि क्या आने वाले दिनों में मायावती ने जिस तरीके से आकाश आनंद को उनके पद से बर्खास्त किया है, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में उनका पद उनको वापस कर सकती है या नहीं। देखिए, पहला मुद्दा तो ये कि मायावती के आकाश आनंद को उनका पद सौंपेंगी या नहीं सौंपेंगी, ये तो एक अलग मुद्दा है। लेकिन इस वक्त आप देखें कि कहीं ना कहीं मायावती की जो पार्टी है वो डगमगाई स्थिति में है। एक ऐसा आप देखें कि मायावती की पार्टी का यानी बीएसपी का कहीं ना कहीं वर्चस्व जो है वो थोड़ा खराब होता, थोड़ा डगमगाई स्थिति में दिखाई दे रहा है। और उसका कारण ही यही है क्योंकि आकाश आनंद को उनके पद से हटा दिया गया था। आकाश आनंद को उनके पद से हटाया गया। पार्टी के पास कोई प्रमुख चेहरा नहीं बचा क्योंकि मायावती ने अपनी सारी की सारी जिम्मेदारी, अपनी पूरी जिम्मेदारी एक तरह से कहे तो आकाश आनंद पर झोंक दी थी। तो आकाश आनंद पर जिम्मेदारी झोंकना मतलब आप सीधा समझे कि मायावती जो है वो कहीं ना कहीं पीछे बैठकर राजनीति चलाने की कोशिश कर रही थी और आकाश आनंद को एक प्रमुख चेहरा उन्होंने बना दिया था। आप देखिए कि कहीं ना कहीं मायावती के स्वास्थ्य को लेकर भी हाल ही में तमाम खबरें हमने सुनी। इसी के चलते कहीं ना कहीं आकाश आनंद को जिस प्रकार से उन्होंने अपने भतीजे को ही पदाधिकारी का एक वो पद जो है उन्होंने अपनी पार्टी में सौंपा, उसका कारण यही था कि ताकि वो पीछे बैठे और एक तरह से अपनी राजनीति का जो पूरा खेल जिस प्रकार से वो चलने की, और जो हर नेता करता भी है, जिस प्रकार से वो पीछे बैठ के चलने की कोशिश कर रही है उसे वो करे, और वो कहीं ना कहीं उसमें सफल भी रही थी। लेकिन आकाश आनंद को उनके पद से हटाने के बाद कहीं ना कहीं आप देखिए मायावती की पार्टी में भी एक मायूसी का खेमा जो किस्म का है वो बन गया था। और वो मायूसी होने के बाद अब मुद्दा ये है कि क्या आकाश आनंद वापसी आएंगे या नहीं आएंगे। हालांकि ये देखने वाली बात है माही, क्योंकि आप देखें कि मायावती के साथ गठबंधन के लिए तमाम पार्टियां जो हैं वो उनके एक तरह से रुख कर रही थी उनका कि कहीं ना कहीं गठबंधन के लिए आगे बातचीत हो सके। लेकिन देखिए कि अभी आप उस गठबंधन पे भी कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लग चुका है। तो अभी एक मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं इसी असमंजस की स्थिति में फंसा हुआ है कि क्या सच में आकाश आनंद को वापस लेते हैं या फिर आप बीएसपी के लिए जो प्रमुख चेहरा है वो किसी और की नियुक्ति होगी। जी बिल्कुल। लेकिन आश्रुति, यहाँ पर जिस तरीके से मायावती मैदान में तो है, लेकिन दिल्ली पर भी उन्होंने 7 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए नहीं गई। वहीं यूपी में वो काफी एक्टिव नजर आ रही है, जनता को कहीं ना कहीं अपने खेमे में लाने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन दिल्ली में प्रत्याशियों को उतार देना और उसके बाद भूल जाना कहीं ना कहीं मायावती के लिए बड़ी गलती साबित हो सकती है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में उनका चुनाव प्रचार ना करने के पीछे सीधी सीधी वजह थी वहीं, क्योंकि आप आज भी देख लीजिए, आप सुबह से दिल्ली में जितना प्रतिशत मतदान हुआ है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के खेमे में जाता हमें ज्यादा दिखाई देगा, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं मायावती ने अपने जिन प्रत्याशियों को उतारा भी है वो प्रत्याशी कहीं ना कहीं आप देखें इस पूरे चुनावी दौर में कहीं ना कहीं एक्टिव मोड में नजर ही नहीं आए। शायद मुद्दा ये भी हो सकता है कि जब उनकी पार्टी के आला कमान ही एक्टिव नहीं है तो आखिर प्रत्याशी एक्टिव मोड में आकर कितना ही आप देखिए कितना ही गठजोड़ के साथ काम कर लेंगे। लेकिन मुद्दा तब भी यही उठता है और सवाल तब भी यही है कि अगर मायावती ने उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं एक तरह से आप कहें तो दबदबा बनाने की जो कोशिश की है, और दबदबा अभी भी जो उन्होंने कायम रखने की वो कोशिश कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण दलित वोट है। क्योंकि दलित वोटों को साधना अभी भी उत्तर प्रदेश में आप देखिए एक रणनीति है, जिस रणनीति के तहत मायावती इतना बड़ा कदम उठा रही है। और उठाने के तहत भी, कदम उठाने के तहत भी वो किसी भी पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन के लिए साफ तौर पर इनकार कर दिया था। चाहे लोकसभा चुनाव के पहले की बात हो, चाहे आप अभी की बात भी ले लीजिए, जब हाल ही के समय में कयास तेज थे कि मायावती की पार्टी जो है गठबंधन करेगी। तो आप देखें कहीं ना कहीं अगर मायावती ने गठबंधन नहीं भी किया तो उसके पीछे भी सीधी एक उनकी रणनीति थी। वो रणनीति ये कि वो दलित वोटों को आखिर किस प्रकार से साधे, उसके लिए वो तमाम तरह की रणनीतियों पर काम कर रही थी।
जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से आपने बताया कि वो चाहती थी कि इस बार दिल्ली में लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए उनके जो नुमाइंदे हैं, कहीं न कहीं प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो मैदान में नहीं उतरे, तो मायावती को उसके लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए था, या आकाश आनंद उनके साथ अगर होते तो क्या दिल्ली में चुनाव प्रचार संभव था? क्योंकि यहाँ पर ये बड़ा सवाल इसलिए आता है क्योंकि 20 से 22% की जो आबादी है, कहीं न कहीं वो दलित और ओबीसी वोटर्स की है, और उसमें से मैक्सिमम जो लोग हैं वहाँ पर कहीं न कहीं बिहार और यूपी के हैं। तो इसका जो खासा लाभ है कहीं न कहीं मायावती को मिल सकता था। यहाँ पर अगर मायावती चुनाव प्रचार में नहीं उतरी तो उसका जो लाभ है वो अरविंद केजरीवाल को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो पॉलिसी है कहीं न कहीं जनता को लुभाने वाली रही है, जिसमें फ्री पानी और बिजली का एक सबसे बड़ा मुद्दा और फ्री बस, इस तरीके की सेवाएं कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल ने जनता को दी है। लेकिन अगर मायावती आती, जिस तरीके से उन्होंने पश्चिमी यूपी में जाकर बोला कि अगर हमारी सरकार आती है तो कहीं ना कहीं हम इस राज्य को अलग स्टेट बना देंगे या फिर पश्चिमी यूपी को अलग कर देंगे, तो ऐसे में तमाम तरीके के वादे अगर मायावती दिल्ली की जनता से करती हुई नजर आती तो 20-22% वोट मायावती के खाते में आए, उसका जो नुकसान होता कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को होता। और जिस तरीके से उनके ऊपर इल्जाम लगता है कि वो भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं भाजपा को इससे फायदा मिल सकता था। देखिए, भाजपा को मुझे ऐसा लगता है फायदा अब का जो अगर आप अब के रणनीतिक तौर पर देखें और अब अगर आप अभी का समीकरण पे ध्यान दें तो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तो भारतीय जनता पार्टी को मुझे नहीं लगता कहीं से कहीं तक भी कोई भी फायदा मिलेगा। सिर्फ एक उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट को छोड़ दीजिए जहां से मनोज तिवारी आप देखें तो चुनावी मैदान में है, सिर्फ एक वहीं से कहीं ना कहीं मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को वहां से एक फायदा मिल सकता है, क्योंकि मनोज तिवारी एक लंबे समय से वहां पे सांसदी पर बने हुए हैं। हालांकि वहां से कन्हैया कुमार को चुनावी मैदान में उतारा गया है, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी रणनीति तो सही अपनाई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहां से कांग्रेस के खेमे में वो रणनीति कांग्रेस के पक्ष में हमें जाती दिखाई देगी। सिर्फ अगर दिल्ली में एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अगर आप देखिए कि पक्ष में अपने ला सकती है मुद्दा, तो वो केवल उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट है। बात उत्तर प्रदेश की करें, उत्तर प्रदेश में आप देखिए 74 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। इन 74 सीटों का जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं बदलता फिरता दिखाई दे रहा है। 2019 के समीकरण की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी। आपने देखा था कि 62 सीटें वो बहुमत में अपने खाते में लेके गई थी। लेकिन इस बार आप देखें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से विपक्षी गठबंधन ने अपने प्रत्याशियों को उतारा है, आप देखिए विपक्ष के वोट काटने की सीधी एक रणनीति है। ब्राह्मण जहां पे आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण प्रत्याशी को उतारा है, वहीं आप देखिए सपा ने भी सेम दाव चला है। आप देखिए सामान्य दाव चलने के चलते कहीं ना कहीं आप देखिए पक्ष का जो वोट है यानी बीजेपी का जो वोट है वो कहीं ना कहीं कटता हमें दिखाई इस बार तो दे सकता है। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों से जीतेगी या कितनी सीटें बीजेपी के खेमे में आएंगी, ये इसका आंकड़ा लगाना कहीं ना कहीं मुश्किल होगा, क्योंकि आप देखिए जिस प्रकार से वोट काटने की जो एक रणनीति चली है विपक्ष ने, और वहीं मायावती को भी आप बीएसपी पार्टी को भी साथ में ले जाए, जो विपक्षी गठबंधन और बीएसपी पार्टी को साथ मिले, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से प्रत्याशियों को उतारा गया और वोट काटने की जो प्रक्रिया चल रही है, ये भारतीय जनता पार्टी पर आने वाले समय में भारी पड़ती उत्तर प्रदेश में दिखाई दे सकती है। जी बिल्कुल, अब इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मायावती ने जिस तरीके से पूरा समीकरण बनाया है, इस बार की रणनीति उनकी बेहतर थी 2019 की लोकसभा के मुताबिक अगर देखा जाए। लेकिन यहाँ पर आकाश आनंद को उन्होंने पार्टी से निकाल कर कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर मायावती चूकती हुई नजर आई, जिसमें से दिल्ली एक अहम सीट थी। 7 प्रत्याशी मैदान में थे, उन्होंने चुनकर प्रत्याशियों को उतारा, जिसमें से 3 मुस्लिम प्रत्याशी थे। कहीं ना कहीं दिल्ली का पूरा समीकरण बिगाड़ते हुए नजर आए, और इसमें एक बड़ा अहम चेहरा थे अब्दुल बासित, जो कहीं ना कहीं साउथ दिल्ली से चुनाव मैदान में थे। अगर वो थोड़ी जद्दोजहद लगाते तो कहीं ना कहीं दिल्ली का समीकरण बदल सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया। आज दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, एक चुनाव और बचा है 7वें चरण का, जिसके बाद 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा। तो इसमें देखना होगा कि मायावती इस बार क्या कुछ अलग करते हुए नजर आती है, या फिर अगर इनको इस बार के चुनाव में नुकसान होता है तो क्या आकाश आनंद को उनका नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद मायावती वापस करते हुए नजर आएंगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनेगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।